प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने आदिकाल का प्रारंभिक परिचय देखा। अब इस कक्षा में हम जानेंगे कि आदिकालीन साहित्य की क्या प्रवृत्तियाँ थीं, क्या विशेषताएं थीं। साहित्य जो होता है वह समाज का प्रतिबिंब होता है। सामाजिक उस समय की तत्कालीन जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं वे अत्यंत विकट थी। यह हम पढ़ चुके हैं। शासक में राष्ट्रीयता का अभाव था। शासक परस्पर छोटी छोटी बातों के लिए लड़ा करते थे और अपने प्रांत को ही देश समझा करते थे। ये समय था 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत का। तो जब शासकों में राष्ट्रीयता का अभाव था तो ऐसा अभाव साहित्य में भी देखने को मिला। लेकिन जो कलमकार थे वे कलम के साथ साथ तलवार चलाने में भी कुशल थे, इसलिए इनके साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। आदिकालीन साहित्य की बात करें तो इस काल का साहित्य जो था वो 5 भागों में बांटा जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। इस काल का जो प्रारंभिक साहित्य है वह सिद्ध साहित्य माना जाता है। ये हमेशा याद रखना है। आदिकालीन साहित्य का प्रारंभ सिद्धों के साहित्य से हुआ और सरप्पा नामक सिद्ध को हिंदी का पहला कवि सर्वमान्य रूप से माना जाता है। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक था। इसके समानांतर एक साहित्य और लिखा गया जो कि पूर्णतः धार्मिक साहित्य था, जैन साहित्य, 8वीं से 13वीं शताब्दी, जिसे रास परंपरा की रचनाएं माना जाता है। 12वीं शताब्दी से नाथ साहित्य भी प्रकाश में आया। देखिए, सिद्ध और नाथ मूलतः बौद्ध थे और इन दोनों का जन्म जो है वो बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं से हुआ। हीनयान जो था उनसे नाथ संप्रदाय का उदय हुआ और महायान से सिद्ध संप्रदाय का। शुक्ल जी ने जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य को धार्मिक साहित्य मानते हुए आदिकाल की समय सीमा से बाहर माना। लेकिन परवर्ती इतिहासकारों ने शुक्ल जी के इस निर्णय का, इस कथन का विरोध करते हुए ये कहा कि यदि धर्म के आधार पर साहित्य लिखा होने के कारण यदि इसे हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर किया जाता है तो फिर अगला काल जो भक्ति काल है उसे तो पूर्णतः बाहर कर देना चाहिए। तो इस तरह से आदिकालीन धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान मिला। इस धार्मिक साहित्य के अलावा 3 प्रकार का धार्मिक साहित्य हो गया, जैन, सिद्ध और नाथ। इसके अलावा रासो साहित्य लिखा गया। रासो साहित्य वीर गाथा परक साहित्य शुक्ल जी ने माना और रासो साहित्य के आधार पर ही इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा गया। तो साहित्य का चौथा भेद इस काल का रासो साहित्य हो गया। और 5वां भेद देखें तो आदिकाल में स्वतंत्र साहित्य लिखा गया, जिसे आदिकाल की फुटकल रचनाएं माना जाता है, जिसमें अनेक कवि हुए, विद्यापति, अमीर खुसरो इत्यादि। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करें उससे पहले शुक्ल जी का एक ये कथन, जिसमें शुक्ल जी कहते हैं, जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों से इनका कोई संबंध नहीं था। ये शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आता। ये रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। ऐसा कथन उन्होंने सिद्धों और नाथों के लिए कहा और सांप्रदायिक रचनाएं मानकर इन्हें आदिकाल की समय सीमा से बाहर किया। लेकिन अंततः बाद में अनेक इतिहासकारों द्वारा इस बात को प्रामाणिक रूप से सिद्ध किया गया कि भी सांप्रदायिक साहित्य जो है वो साहित्य की कोटि में शामिल होना चाहिए और नाथ, जैन और सिद्धों के साहित्य को आदिकाल की समय सीमा में शामिल किया गया। यह वह काल था जिसमें
कवियों ने अपने शासकों का चित्रण एक ईश्वर की तरह किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी बात कहते हैं कि इस काल में मनुष्य का चित्रण ईश्वर की तरह किया गया है, और वास्तव में ऐसा हुआ। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर जब चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जो कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है, उसमें भी पृथ्वीराज का चित्रण ईश्वर की मानिंद किया गया है। राजाओं की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की गई, अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई। ये एक इस काल के साहित्य की प्रवृत्ति भी है। देखिए, प्रवृत्तियों की बात करें तो इस काल में प्रधान 3 प्रवृत्तियां मिलती है: धार्मिकता, वीर गाथात्मकता और श्रृंगारिकता। धार्मिक रचनाएं हम जान चुके हैं, जैन, सिद्ध और नाथ, इनकी रचनाएं धार्मिक थी। वीर गाथा की बात करें तो रासो साहित्य में वीरस का वर्णन किया गया है, युद्धों का वर्णन किया गया है। और श्रृंगारिकता की बात करें तो विद्यापति और अमीर खुसरो आदि की रचनाओं में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति मिलती है। अन्य प्रवृत्तियों की बात करें तो इस काल में साहित्य में प्रामाणिकता नहीं थी। प्रामाणिक नहीं माना गया इस काल की रचनाओं को। प्रामाणिक इसलिए नहीं माना गया कि दरबारी जो कवि थे, उन्होंने अपने राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते हुए बहुत सारी आभासी और मिथ्या बातें अपनी रचनाओं में शामिल कर दी गई है। जब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है, जब कल्पना की प्रचुरता होती है, ऐसी रचनाओं में प्रामाणिकता का भी अभाव होता है। तो रचना की इस काल के साहित्य की रचनाओं में हम देखें तो प्रामाणिकता संदेहास्पद थी। ऐतिहासिकता का अभाव था। बहुत सारी घटनाएं, प्रसंगों का वर्णन किया गया है जिनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता। कवियों ने युद्धों के वर्णन को छोड़ दें तो इसके अतिरिक्त अन्य वर्णन में अपनी कल्पना शक्ति का प्रचुर प्रयोग किया है, और कल्पना की प्रचुरता के कारण भी बहुत सी बातों में इतिहास का अभाव नजर आता है। इस काल की रचनाओं में युद्ध वर्णन में सजीवता देखने को मिलती है। आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। इस काल का प्रधान रस वीर और श्रृंगार रस माना गया है। वीर रस को प्रधान रस और श्रृंगार रस को सहायक रस माना गया है। संकुचित राष्ट्रीयता, साहित्य में राष्ट्रीयता का अभाव, जैसा कि मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ इस काल के, कि इस काल के जो शासक थे वो अपने प्रांत को ही देश मानते थे और परस्पर लड़ते रहते थे। इसलिए कवियों की रचनाओं में भी राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता है। भाषा की बात करें तो 2 प्रकार की शैलियाँ मिलती है, डिंगल और पिंगल। कठोर भावों की व्यंजना के लिए डिंगल एवं कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए पिंगल शैली का उपयोग किया जाता था। अपभ्रंश भाषा में जब राजस्थानी भाषा के शब्दों का मिश्रण होता था तो ऐसी शैली डिंगल कहलाती है, और अपभ्रंश में जब ब्रज के कोमल पदों का वर्णन मिश्रण होता था तो ऐसी शैली पिंगल मानी गई है। छंद वैविध्य की बात करें तो इस काल की रचना है पृथ्वीराज रासो, उसको छंदों का अजायब घर कहा गया है, और चंद्रप्रदायी को छपय छंद सम्राट कहा गया है। शिव सिंह सेंगर ने इनको छपय छंद का सम्राट माना है। छपय छंद इनका बड़ा प्रिय छंद था। हालांकि इन्होंने अनेक छंदों का प्रयोग किया, लेकिन छपय छंद का विशेष प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शुक्ल जी दोहे के लिए कहते भी हैं कि इस समय जब गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, तो दोहा या दोहा कहने से प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश का बोध होता था। अपभ्रंश का प्रिय छंद दोहा माना गया है। द्विवेदी जी ने कहा कि जब पृथ्वीराज रासो के छंद खुलते थे तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन होने लगते थे। तो इस प्रकार से हम देखें
तो इस काल की प्रधान प्रवृत्तियों में हम देखें तो प्रामाणिकता का साहित्य में अभाव था, ऐतिहासिकता का अभाव था, कल्पना शक्ति का प्रचुर प्रयोग हुआ, राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा हुई, वीर प्रधान रस एवं श्रृंगार सहायक रस के रूप में उपस्थित हुआ, छंद वैविध्य देखने को मिलता है, संकुचित राष्ट्रीयता का पाया जाना, राष्ट्रीयता का अभाव होना, ये हिंदी आदिकालीन साहित्य की विशेषता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का आप गृह कार्य नोट कर लें। आपको आदिकालीन साहित्य के भेद एवं इस काल की साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ये प्रश्न आप जो है अपने उत्तर पुस्तिका में हल करके मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए इस कक्षा से कितना लाभान्वित हुए हैं। शुक्रिया।